दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात अनौद्योगीकरण पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषिजन्य अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर चर्चा किए थे। हम लोगों ने स्थायी भूमि बंदोबस्त अर्थात जमींदारी प्रथा पर भी चर्चा किए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था पर अध्ययन शुरू करते हैं। साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतदारों को भूमि का मालिकाना और कब्जा करने का अधिकार दिया गया था, जिसके लिए वे प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से अंग्रेज सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थायी भूमि बंदोबस्त के बाद दूसरे नंबर की या कहें दूसरे तरीके की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1792 ईस्वी को तमिलनाडु के बारामहल जिले में इस व्यवस्था को पहले लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषक ही भूस्वामी हुआ करता था, जिसे भूमि की कुल उपज का 55% से 33% के बीच का लगान अंग्रेज कंपनी को अदा करना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी और लगान की दर भी काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया, जो आगे चलकर महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना। साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के दो मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे। पहला, भू राजस्व की नियमित वसूली किया जाए और दूसरा, रैयतदारों की स्थिति में सुधार किया जाए। इन उद्देश्यों में भू राजस्व की नियमित वसूली सफलतापूर्वक हो गया था, परंतु दूसरा उद्देश्य सफल ना हो सका। साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद अंग्रेजी शासन ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण महाल अर्थात समुचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था और महाल के समस्त कृषक भूस्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से होता था। महालवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह से असफल हुई, क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अनुमान के आधार पर होता था। साथियों, इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपनी जेब भी भर लिया करते थे। कंपनी को लगान वसूली पर लगान से अधिक खर्च करना भी पड़ जाता था। इस व्यवस्था का परिणाम ग्रामीण समुदाय के विखंडन के रूप में सामने आया। महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था सामाजिक दृष्टि से भी अव्यवस्था, विनाशकारी और आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः विफल रही। ब्रिटिश काल में भारत में औद्योगिक आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखकर फसलें उगाई जाती थी, इसलिए खाद्यान्नों पर भारी कमी होने लगी। अकाल पड़ने लगे थे, जिससे व्यापक तबाही भी हुई थी। अंग्रेज कंपनी शासन से पूर्व भारत में पड़ने वाले अकाल का कारण
धन का अभाव ना होकर यातायात के साधनों का अभाव हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में अकाल के लिए ब्रिटिश औद्योगिक नीति एवं कृषि नीति पूरी तरह से जिम्मेदार थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण को पर्सिवल स्पीयर ने खुली और बेशर्म लूट का काल कहा है। सन 1813 ईस्वी के बाद भारत ब्रिटिश माल के आयात का मुक्त बाजार सा बन गया था। 1813 ईस्वी में कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और 1833 ईस्वी में कंपनी की समस्त वाणिज्य गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। सन 1833 ईस्वी के बाद भारत के सभी शहर, कस्बे, गांव, जंगल, कृषि उद्योग सभी ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश पूंजीपतियों के मुक्त प्रयोग के लिए खुला छोड़ दिया गया था। साथियों, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इस चरण में भारत का उपयोग ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं के एक बाजार के रूप में किया गया था। साथ ही भारत का प्रयोग ब्रिटेन पर निर्भर एक ऐसे उपनिवेश के रूप में किया गया था जो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल और खाद्यान्नों का उत्पादन एवं पूर्ति कर सके। साथियों, आने वाले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय धन के बहिर्गमन अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।